मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो फिर कोलकाता की निर्भया को न्याय मिलना ही चाहिए। इसीलिए सीबीआई ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है ताकि 8 और 9 अगस्त की रात का पूरा सच जल्द से जल्द सामने आ सके। सीबीआई की टीम में आज फिर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। एक टीम आरोपी संजय रॉय के घर पहुंची और इस बीच कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक यह डायरी मृतका की लाश के पास से मिली और डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सीबीआई पूरा सच सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब भी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश को झकझोर देने वाली वारदात के कितने गुनहगार हैं, कौन हिस्सेदार हैं, कौन जिम्मेदार हैं। 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक की कड़ियों को सिलसिलेवार तरीके से बताती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 9 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में गूंजती चीखें किसी ने क्यों नहीं सुनी। 9 अगस्त की रात डिनर के दौरान डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ, आखिरी बार किसने देखा। 9 अगस्त की रात की दरिंदगी को खुदकुशी किसने बताया। कई घंटों तक शव को क्यों और किसने छुपाया। कितने गुनहगार हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन हिस्सेदार है। आखिर 9 अगस्त की रात का पूरा सच क्या है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर भी इवेंट देखते हैं। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी पर थी। इवेंट खत्म होने के बाद रात का खाना ऑर्डर किया। रात 12:30 बजे सेमिनार रूम में ही खाना खाया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। लेडी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही सो गई, लेकिन यही रात देश की एक बेटी के लिए आखिरी रात साबित हुई। की सुबह आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर का शव मिला। आखिरकार उस रात हुआ क्या था। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर से दरिंदगी की इंतहा की गई थी। जिस्म को गिद्ध की तरह नोचा गया था। शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। शरीर का हर हिस्सा डॉक्टर बेटी से हुई हैवानियत की कहानी बयान कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर पन्ना डॉक्टर से दरिंदगी की कहानी कह रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से परिवार वालों को आत्महत्या की कहानी बताई गई। क्या वाकई ऐसा हुआ? कोलकाता में हुई खौफनाक वारदात की खबर देश भर में फैल चुकी थी। सुनने वाला हर शख्स सकते में था। कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और कोलकाता पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ ठोक रही थी। So the case has been started both under rape and murder. So this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits. मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर पाया कि संजय रॉय पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वो दोबारा 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला।
इसके बाद सॉल्ट लेक में मौजूद बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। इस दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। 24 घंटे में एक्शन न होने पर स्ट्राइक पर जाने की चेतावनी दी। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। मामले को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी थी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा। बीजेपी मामले पर लीपापोती का इल्जाम लगा रही थी। ममता सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। वारदात को 2 दिन बीत चुके थे। दीदी की पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। अस्पताल में हुई हैवानियत के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। कोलकाता के साथ ही देश के कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। 11 अगस्त को विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने आरजीकर अस्पताल में जब अपना प्रदर्शन शुरू किया तो उस समय कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने दौरे के दौरान उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि वारदात की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। कमिश्नर ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसके साथ ही 11 अगस्त को ममता बनर्जी सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किया, तो दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान कर दिया। गम और गुस्सा था। नारों, तख्तियों, बैनरों के जरिए आवाज बुलंद की जा रही थी। 12 अगस्त को देश के हर छोर से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही थी। दिल्ली से देहरादून और जयपुर से लेकर जबलपुर तक रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतर चुके थे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर को इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। सभी की एक ही मांग थी कि हॉस्पिटल में हुई हैवानियत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया जाए। कोई भी सेफ नहीं है नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में वर्क करने का। रोड की कहीं और जाने की तो बात अलग है। 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है। दे शुड ऑल बी लिटरली हंटेड एंड हैंग टू डेथ। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। ऑल डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग फॉर हर एंड वी वांट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल थे, तो सरकार का हलक सूख चुका था। लिहाजा ममता बनर्जी ने भी अपनी पुलिस को अल्टीमेटम देने में देर नहीं की। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम देने के बावजूद आक्रोश कम नहीं हुआ। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, शिमला, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम समेत देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहां डॉक्टर्स ने कोलकाता के निर्भया को इंसाफ और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया। कोलकाता में रेप और मर्डर कांड को 4 दिन हो चुके थे। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर सड़क पर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ चुका था। सभी मेडिकल कॉलेजों को डॉक्टर्स की सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए गए। आईएमए का डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला। डॉक्टरों को सेफ्टी के लिए एक सेंट्रल लॉ आया जाए। बेटी बचाओ के लिए हमें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी।
इसी दौरान कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आता है। हमने पुलिस को जांच के लिए समय दिया होता, लेकिन मामला अजीब है। घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। पुलिस को केस से जुड़े सभी मटेरियल 14 अगस्त 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। त्याग पत्र दे दीजिए। लेकिन उससे पहले ही 13 अगस्त की शाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। अस्पताल में उसी जगह तोड़फोड़ की गई जहां हैवानियत को अंजाम दिया गया था। टूटी दीवारों और लटकते बिजली के तारों वाला ये वो सेमिनार रूम है जहां वारदात हुई, और उसके ठीक बगल में यानी 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ की गई। हम लोग बहुत उद्विग्न है इस इंसिडेंट्स के लेके। हम लोगों का ये मांग है सीबीआई हम लोगों के से बात करे। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने पुलिस से जांच रिपोर्ट यानी केस डायरी ली। सबसे पहले कोलकाता पुलिस की तरफ से केस में दर्ज बयानों की जांच की। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को भी सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने उसी दिन संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। सीबीआई की टीम के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी कोलकाता पहुंची। मकसद नए सिरे से सबूतों की तलाश करना था, लेकिन उसी रात अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबूतों की मिटाने की साजिश को सामने रख दिया। सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है। अस्पताल में बहुत सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये सही नहीं है। आरोप मिटाने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसको मिटाने का कोशिश नहीं करेगा। जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब कोलकाता की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की जंग भी तेज हो चुकी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर राजनीति अपनी चालें चलती रही, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सड़क पर इंसाफ की जंग लड़ते रहे। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। हत्या के आरोपी संजय रॉय की मां ने एबीपी न्यूज से कहा कि संजय को सजा मिलनी चाहिए। बहुत खराब लग रहा है, ऐसा कर सकता है? जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया, उनका भगना भगनी कोई अपना करियर खराब कर सकता है? 16 अगस्त का दिन राजनीति के नाम रहा। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार आवाज दबाना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी डर गई है। हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करे, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मार्च निकाल रही थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। महिलाओं के साथ मैलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च किया। आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट की साजिश है। সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। মণিপুরে বিজেপি কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? সিপিএম কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? হাতরাসে কজনকে পাঠিয়েছিলেন? উন্নয়তে কাকে পাঠিয়েছিলেন?
साफ है कि हफ्ते भर में ही देश की होनहार बेटी से हैवानियत सियासत के फेर में फंसने लगी है। राजनीति के वार पलटवार के बीच सीबीआई वारदात से जुड़ी एक एक कड़ी खंगाल रही है। फिलहाल जांच की सुई वारदात को सुसाइड बताने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ मुड़ गई है। घोष से पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि वारदात के बारे में आपको जानकारी कब मिली, आप कितने बजे अस्पताल पहुंचे, आपको किसने घटना के बारे में जानकारी दी, क्या पीड़ित ने आपको पहले कोई शिकायत दी, क्या आप संजय रॉय को जानते हैं, डॉक्टर्स स्टूडेंट में आपको लेकर गुस्सा क्यों है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या देश की डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, क्या सीबीआई 9 अगस्त का संपूर्ण सच पता लगा पाएगी, या फिर कोलकाता की निर्भया की चीखें सियासत के शोर में गुम होकर रह जाएंगी। कोलकाता के बाद अब बात उदयपुर की, जहां पर एक दिन पहले स्कूल में चाकूबाजी की वारदात के बाद माहौल बिगड़ गया, लेकिन अब उदयपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर चाकूबाजी के बाद बड़ा एक्शन हुआ। चाकू मारने वाले आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दीवार गिराई, छत ढहाई और फिर पूरा मकान ही जमींदोज कर दिया गया। नुकीले डैनों से सीमेंट की दीवारों को ढहाते बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। और तहस नहस होता ये घर उसी शख्स का है जिस पर उदयपुर जैसे शांत शहर को सुलगाने की साजिश का आरोप है। उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी छात्र अयान शेख के घर को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। सुबह अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया गया। इसके थोड़ी देर बाद ही उदयपुर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान सबसे पहले घर का लाइट कनेक्शन काटा गया, उसके बाद पानी का कनेक्शन काटा गया और फिर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा। सलीम शेख अयान शेख के पिता, और अयान शेख ने ही अपने सहपाठी को चाकू मारा था। देवराज की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस बीच नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सलीम शेख का ये दीवान शाह अली कॉलोनी का मकान, और इस वक्त हम देख सकते हैं नगर निगम के दस्ते और नगर निगम के कर्मचारी घर का सामान सुरक्षित निकालने के लिए लगे हुए हैं। ट्रैक्टर के जरिए सामान निकाला जा रहा है। इसके पहले घर की बिजली को काटा गया ताकि किसी अप्रिय वारदात से बचा जा सके। इसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम और वन विभाग ने नोटिस जारी किया था सलीम शेख के नाम पर कि ये जो जमीन है ये वन विभाग की है और इस पर उन्होंने अपना मकान अवैध रूप से बना रखा है। चाकू मारने वाले अयान शेख और उसके पिता सलीम शेख की गिरफ्तारी वारदात वाले दिन ही कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस घर में आरोपी का परिवार किराए पर रह रहा था। निगम ने पहले घर में रखे सारे सामान को पिकअप में भरकर शिफ्ट करवाया। इसके बाद करीब आधे घंटे की बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान 6 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। घंटों पहले तक यहाँ पर सलीम शेख का मकान था, लेकिन नगर निगम उदयपुर ने कार्रवाई करते हुए इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोनों जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को साफ किया जा रहा है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कुछ देर पहले जहां यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भारी पुलिस बल के बीच इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब ये कार्रवाई लगभग खत्म होने को है और ये ज़मीन समतल होने के बाद यहाँ से पूरे मलबे को साफ कर दिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर यहाँ अभी भी पुलिस के अधिकारी और तमाम लोगों को रोका गया है, लेकिन ये कार्रवाई लगभग पूरी होने को है। और अब ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि इस तरीके के मामलों में अगर कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ प्रशासन चाहे तो कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। चाकूबाजी की वारदात के बाद एक दिन पहले तनाव का माहौल रहा। शहर के सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ सड़क पर उतरी, जमकर हंगामा और बवाल किया। बाजार बंद करवा दिए, शॉपिंग मॉल में पथराव और तोड़फोड़ की।
गैराज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। पर मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि अभी पूरे शहर में शांति बनी हुई है। अपराधियों से किसी भी वर्ग ने अभी तक कोई सिम्पथी या किसी प्रकार के उनके संरक्षण के लिए बात नहीं किया है। ये बहुत अच्छा संकेत। उदयपुर में हालात काबू में हैं, लेकिन चाकूबाजी की वारदात के बाद आज उदयपुर में बंद का माहौल रहा। ज्यादातर बाजार बंद रहे। तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है और स्कूल कॉलेज आज नहीं खुले हैं। झीलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर उदयपुर में माहौल अशांत हो गया और ऐसा हुआ 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना को लेकर। मैं इस वक्त उदयपुर के बापू बाजार में हूँ। ये उदयपुर का एक प्रमुख बाजार है और अगर इस चाकूबाजी की घटना के बाद उपजे विवाद को लेकर बात की जाए तो बाजार फिलहाल खुला नहीं है। ये वो इलाका है जो जहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ते थे, उसके स्कूल का नज़दीकी इलाका कहा जा सकता है। बाजार की स्थिति की बात करें तो हालांकि किसी भी प्रकार के बंद का आह्वान किसी भी संगठन ने नहीं किया और उसी की वजह से लोगों ने तनाव को देखते हुए अपनी दुकानें अभी तक नहीं खोली हैं। उदयपुर वाली घटना को लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जताई है, साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं, और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। उदयपुर में जो घटना घटी, मैं उन परिवारों को कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को जिहाद मत सिखाओ, संस्कार सिखाओ। जिहाद से गोला बारूद पत्थर मिलता है। बांग्लादेश जैसे बर्बाद हुआ वैसे बर्बादी, पाकिस्तान की जैसी बर्बादी, सीरिया इत्यादि में जो बर्बादी वैसी बर्बादी होती है। इसलिए कलम देने में बच्चे का भविष्य बनेगा, जिहाद सिखाने में भविष्य उनका बर्बादी होगा। इस राजनीति के बीच उदयपुर में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो दूसरी ओर वारदात में घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि सड़कें समंदर बन गई। तो बांदीपुरा में कुछ सेकंड के भीतर ही चट्टान खिसक गई। उधर हिमाचल के रामपुर में एक बार फिर से बादल फट पड़े, जिससे 30 मीटर की सड़क बह गई। अब लोगों में दहशत का आलम यह है कि बादलों की आवाज से भी डर लगने लगा है। क्या मौसम का सिस्टम फेल हो गया है या फिर तूफानी दैत्य ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है? क्योंकि सड़कों पर समंदर जैसी ये लहरें बादल फटने से उठी हैं, जिसने कश्मीर के पुलवामा की शक्ल सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, जिसने पुलवामा के कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आसमान से आई इस बीमारी से वो कैसे डील करें, क्योंकि एक दिन पहले तक यहाँ जिंदगी एकदम नॉर्मल थी। लेकिन शनिवार को आंख खुली तो स्थिति कुछ ऐसी थी। पुलवामा में हुए इस हादसे में कोई जान हानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बड़ी संख्या में हुआ है। इस घटना का सेंटर पॉइंट अचगोजा इलाके को बताया जा रहा है। पुलवामा के राजपुरा इलाके में बादल फटने की घटना से अचगोजा गांव में भारी नुकसान हुआ है। यहां जंगल के इलाके में बादल फटने के बाद सैलाबी पानी अचगोजा गांव में घुसा और यहां कई घरों को नुकसान पहुंचाया। बाढ़ के पानी की वजह से कई सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि गनीमत ये रही कि जो पानी है वो जितनी तेजी से नीचे आया उतनी ही तेजी से निकल गया, लेकिन अपने पीछे नुकसान जो है काफी छोड़ गया है। इस वक्त कश्मीर बादल फाड़ तबाही को झेल रहा है। पुलवामा से पहले कुलगाम, बांदीपुरा और शोपियां में बादल फटे थे, जिसमें कुलगाम के दमहाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और बांदीपुरा के दर्दपोरा में कई सड़कें, फुटब्रिज टूट गए थे। कश्मीर के गांदरबल में शनिवार को हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर की ज्यादातर सड़कों ने जल समाधि ले ली है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी अपने साथ बड़ी संख्या में मलबा भी लेकर आया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप है।
स्थानीय लोग खुद ही मलबे को हटा रहे हैं ताकि स्थिति और खराब न हो। इस वक्त इन सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। मलबा भरने से फिसलन हो रही है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त ज्यादातर कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में स्थिति और खतरनाक हो सकती है। उधर रामपुर में बादल फटने से पूरे हिमाचल की धड़कन फिर एक बार बढ़ गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद एक युवक ने बनाया है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे पानी तेजी से बढ़ रहा है और कैसे सड़क का एक हिस्सा बह गया है। बादल फट चुका है, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है। कुछ सूत्रों से पता लगा है कि तकलेश तक पानी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। ये जो बादल फटा है ये नाले के किनारे फटा है और जिसकी वजह से मलबा, भारी पत्थर वगैरह सड़क पर नीचे की ओर बहने लगे और अभी भी तकलेश में जिला प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, मौजूद है और देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। फिलहाल हिमाचल में बारिश अभी भी जारी है। इससे पहले जुलाई में हिमाचल के इसी रामपुर में बादल फटा था, जो 50 से ज्यादा लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया था। इस घटना ने पूरे हिमाचल को अंदर तक हिला दिया था। हिमाचल के किन्नौर में स्पीति घाटी को शिमला से जोड़ने वाला हाईवे धंस गया है और 50 मीटर हाईवे की जमीन 10 फीट नीचे बैठ गई है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पहले अच्छा खासा रोड था, वहां मलबे का पहाड़ है। हाईवे धंसने के बाद अब यहां से लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि यहां पर अब भी जान का खतरा है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक कार पर पत्थर गिरने से 3 लोग घायल हो गए थे। मतलब एकदम साफ है, बारिश के इस सीजन में पहाड़ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों की चाल बदल गई है। जिन्हें जहां से रास्ता मिल रहा है वहां से वो बह रही हैं, लेकिन नदियों की इस बिगड़ी चाल से लोगों की जिंदगी संकट में है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब के चक्रव्यूह में इंसान किस कदर कैद है, इसकी बानगी है राजस्थान के बूंदी से आई ये तस्वीर, जहां मेस नदी की तूफानी लहरों में एक युवक फंसा हुआ है, जो लगातार लहरों से लड़ रहा है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि इस युवक का पैर जमाना भी मुश्किल हो रहा है। और फिर अचानक महज 15 सेकंड्स में यह युवक नदी में बह जाता है। और जिस वक्त ये बहता है, उस वक्त बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद होते हैं, जो थोड़ी दूरी के बाद इसे रेस्क्यू कर लेते हैं और इसे बचा लेते हैं। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो कुछ बूंदी में इस युवक के साथ हुआ, वो तमाम लोगों के लिए बड़ी सीख है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। पानी कई पुलियाओं के ऊपर से बह रहा है, जिन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। इस युवक ने भी पुलिया को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये फंस गया और देखते ही देखते बह गया। दरअसल पिछले 24 घंटों में बूंदी में 8 इंच बारिश हुई है, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ के कहर से बूंदी का बिल्केश्वर महादेव का मंदिर भी अछूता नहीं रहा, जहां दर्शन करने आए 11 श्रद्धालु सैलाब में फंस गए। इसकी सूचना जैसे ही एसडीआरएफ की टीम को लगी, मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, जो 5 घंटे से ज्यादा देर तक चला और तब तक चला जब तक कि एक-एक श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए जब आए थे, तब रास्ते और सीढ़ियों पर पानी नहीं था। लेकिन जब वापस लौटे तो मेज नदी उफान पर आ गई और मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गईं। अच्छी बात यह रही कि समय रहते बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया और सभी को रेस्क्यू कर लिया। राजस्थान के पाली में उस वक्त सांस अटक गई जब एक कार नदी में बह गई। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे।
जब ये घटना घटी तब रात का वक्त था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार पानी में बह रही है। इसी कार में 5 लोग सवार थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन सूझबूझ दिखाता है और गांव वालों की मदद लेकर इन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन चलाता है। फिर गांव वाले हाथों की श्रृंखला बनाकर पानी में उतरते हैं और लहरों में फंसे 5 लोगों को एक एक करके बाहर निकालते हैं। छोटी मोटी खरोंचा है, कुछ नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। इस वक्त देश की तमाम नदियां उफान पर हैं। इसके बावजूद लोग अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो लहरों से टकराने की कोशिश करते हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के मुरैना से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कुंवारी नदी ने ऐसा तांडव मचाया है कि रपटे को अपने कब्जे में ले लिया है और लोग इसके बाद भी नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर पानी का बहाव थोड़ा भी तेज हुआ, बात जान पर आ सकती है, क्योंकि इस वक्त मुरैना में बाढ़ जैसे हालात हैं। 10 से 15 गांव का कनेक्शन कट गया है। हरियाणा के सोनीपत में आधे घंटे की बारिश ने सड़कों को तालाब बना डाला। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां रफ्तार भरती थीं, वहां तैरती नजर आ रही हैं। अब ये सब 30 मिनट की बारिश का नतीजा है, जिसने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो बारिश और पानी निकासी और नालों की सफाई को लेकर किए गए थे। क्योंकि तस्वीर बता रही है, नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हुई है। अगर थोड़ा भी काम किया गया होता तो सोनीपत की इन सड़कों पर नाव चलाने की नौबत न आती। बाढ़ से सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल भी पीड़ित है। ये बर्बादी का मंजर नेपाल के सोलुखुम्बु का है, जहां बाढ़ ने कई घरों को अपनी कैद में ले लिया है। दरअसल नेपाल में नदियां जमकर तबाही मचा रही हैं। नेपाल के प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। मतलब एकदम साफ है, बाढ़ का तांडव और कहर ढाएगा और बर्बादी लाएगा। और अब बात करते हैं कोलकाता कांड की। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में उनसे पूछताछ होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। जिस तरीके से सीबीआई ने पूछताछ की थी, एक बार फिर से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। वो महिला आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। तो क्या 9 अगस्त को डॉक्टर से रेप और मर्डर के पीछे की मेन वजह करप्शन है? भ्रष्टाचार की वो फाइल जिसके तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े हैं। पहले दिन से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों में है और अब संदीप घोष की करप्शन कुंडली को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। टेंडर में कमीशन, बायोमेडिकल वेस्ट में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप डॉक्टर संदीप घोष पर लग रहे हैं। खास बात ये कि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि संदीप घोष के पूर्व सहयोगी डॉक्टर्स की ओर से ही लगाए गए हैं। पिछले साल मार्च में संदीप घोष पर टेंडर में अनियमितता के आरोप लगे। हॉस्पिटल से जुड़े हर एक टेंडर में 20% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया। ये आरोप लगा कि संदीप घोष स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस, पार्किंग और कैंटीन से लाखों रुपए का कमीशन लेते हैं। 3 करोड़ रुपए में स्किल लैब टेंडर मां तारा ट्रेडर्स को देने का आरोप भी लग चुका है। डॉक्टर संदीप घोष के सहयोगी डॉक्टरों ने ये भी आरोप लगाया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला करोड़ों रुपए का कचरा तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजा जा रहा है। स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना
और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते। डॉक्टर अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रह चुके हैं और वो उन डॉक्टर्स में से हैं जिन्होंने संदीप घोष के करप्शन कथा की शिकायत विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो से की। ये बात और है कि इन शिकायतों के बाद भी संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार के एक मामले में कोलकाता के ताला थाने में शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल 2 बार तबादले का आदेश जारी हुआ लेकिन 48 घंटे में आदेश वापस हो गया। रेप और मर्डर केस में सवालों में आए संदीप घोष की ताकत क्या है, इस बात से समझिए कि रेप और मर्डर केस में सवाल उठे तो 12 अगस्त को इस्तीफा दिया, जिसके कुछ घंटे बाद उन्हें नई तैनाती मिल गई। हालांकि इस बार हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को लेके पिछले 3 साल में इतना कॉम्प्लेन, इतना डिस्कशन, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहले जो ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट था, अभी पूरा इंडिया का 50 का लिस्ट में नहीं आया। जब इसको लेके जब इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है तब तो सोचना चाहिए। वो इंसान भी बोलना गलत होगा, क्योंकि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन जब हमने इंक्वायरी किया था तो पांचू अरबी बोल के था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब समाज के लिए रिस्क है, उन्हें तो जेल कर देना चाहिए था। ये मेडिकल कॉलेज 100 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, इसको उन्होंने अपने फायदे के लिए खत्म कर दिया। आरोप लग रहा है कि प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए संदीप घोष ने पिछले 3-4 सालों में करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाई है। उत्तर कोलकाता के बेलियाघाट इलाके में मौजूद डॉक्टर संदीप घोष का ये आलीशान मकान इस बात की गवाही देता है, जिसका हर एक कोना सीसीटीवी की निगरानी में है, जबकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी न होने के सवाल लगातार उठ रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का घर 3 तल का मकान कैसा लगता है आपको वो दिखाते हैं। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान, जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं। अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को इस तरह से किले में तब्दील करके लगातार कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो अस्पताल में सरकारी खर्च पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करके उन महिला डॉक्टर्स, उन जूनियर डॉक्टर्स, वो किसी भी उसके हों, पद के या कद के, उनके सुरक्षा के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। घर के बाहर और अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, तो बालकनी के ऊपर भी सुरक्षा के प्रबंध हैं। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां 12 अगस्त तक डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल थे, वहां सिक्योरिटी का सूरत हाल क्या है। 9 अगस्त को रेप, मर्डर और 14 अगस्त को हिंसा की घटना के बाद पूरा देश देख चुका है। इधर सीबीआई जांच के बीच संदीप घोष की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका से भी कई सवाल उठ रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी जान को खतरा होने की वजह से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार डॉक्टर संदीप घोष को वो कौन से राज के खुल जाने का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात में सीबीआई को किसी बड़ी साजिश की आशंका है। सियासी मंच से लेकर हड़ताल पर उतरे डॉक्टर्स के बीच भी इस बात की चर्चा है कि 9 अगस्त की वारदात के तार करप्शन की कहानी से जुड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि केस की जांच कर रही सीबीआई का पूरा फोकस संदीप घोष की भूमिका पर है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में रेप और मर्डर होने की जानकारी होने के बावजूद डॉक्टर संदीप घोष ने इसे पुलिस को सूचना के तौर पर नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीबीआई की ओर से संदीप घोष से कई सवाल किए गए। मसलन, घटना की जानकारी आपको कब मिली, आपको किसने घटना की जानकारी दी,
सबसे पहले किसने फोन किया? अस्पताल प्रशासन ने, पुलिस ने शिकायत क्यों नहीं की? क्या सेमिनार हॉल का दरवाजा हमेशा खुला रहता है? घटना के बाद सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन किसके कहने पर शुरू हुआ? पीड़ित परिवार को किसने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की? क्या आप संजय रॉय को पहले से जानते हैं? क्या संजय रॉय पुलिस की वर्दी में घूमता था? क्या कोई भी शख्स बिना किसी रोक टोक के किसी भी वार्ड में जा सकता है? और आपको किससे खतरा है जिसके लिए आप हाई कोर्ट गए? सीबीआई हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है जिसके तार रेप और मर्डर केस से जुड़े हो सकते हैं, और जांच के रास्ते में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है।